दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे। आपको याद होगा, अभी 23 जनवरी को उनकी स्मृति में, उनके जयंती के अवसर पर कलकत्ता में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे और उसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। अब इस मौके पर वैसे तो इस दिवस को भाजपा ने पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। ममता बनर्जी ने इस दिवस को देश नायक के रूप में प्रस्तुत किया है और इसी मौके पर एक ट्रेन जो कालका हावड़ा एक्सप्रेस है, उसका नाम नेताजी बोस एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो जिस मीटिंग की हम बात कर रहे थे, उस मीटिंग में जब ममता बनर्जी बोलने आई तो जो ऑडियंस का सेक्शन था, उसमें से कई लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये नारे लगाना ये उनकी शान के खिलाफ है, क्योंकि ये एक पवित्र कार्यक्रम है जिसमें हम नेताजी को याद कर रहे हैं। और यहाँ मैं ये बता दूं कि नेताजी का प्रिय नारा जो था वो था जय हिंद। खैर, ये अब जो भारतीय जनता पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को का गौरवान्वित करने के लिए खड़ी है, पिछले कुछ सालों से छोटी छोटी कोशिश हुई और अब वेस्ट बंगाल में जब असेंबली के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव जब आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी कोशिशें को मजबूत कर दिया है कि वो नेताजी को अपना सकें, अप्रोप्रिएट कर सकें। और इस दिशा में एक तरफ तो वो इसे अभी पराक्रम दिवस के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो बता रहे हैं कि उनके नेहरू से मतभेद थे, वो कांग्रेस से अलग हो गए, कांग्रेस ने उनका सम्मान नहीं किया। और एक जो कानाफूसी के माध्यम से, वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि मानो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये हिंदुत्व के मानने वाले थे। अब ये उनके जीवन से तो वैसे बहुत सारे और भी मिथक जुड़े हुए हैं, उनकी मृत्यु से भी जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। हम यहाँ मुख्य रूप से नेताजी के जो सिद्धांत थे, उनके जो मुख्य रूप से जिस आधार पे उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए, आज़ादी के लिए समर्पित किया, हम केवल उन मुद्दों की बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर उनका एक बहुत बड़ा ओहदा था और एक तरफ उनके गांधी जी से कुछ बातों पर मतभेद थे, जहां गांधी जी पूरी तरह से 1939 के आसपास गांधी जी जब चाह रहे थे कि अहिंसा के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया जाए, उस समय सुभाष चंद्र बोस की नीति थी कि क्योंकि ब्रिटेन युद्ध में है और ब्रिटेन का दुश्मन जो है वो जर्मनी और जापान है, तो इसलिए उन्हें जर्मनी और जापान की मदद से ब्रिटेन को हराना चाहिए। ये उनका एक मतभेद था। वैसे कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू का सवाल है, मेरे ख्याल से वैचारिक रूप से वो जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीब थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रचनाओं में लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस मेरे छोटे भाई जैसे हैं। और ये बात उन्होंने क्यों लिखी कि ये दोनों, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों समाजवाद को मानते थे और कांग्रेस के अंदर जो धड़ा था, जो फैक्शन था, जो समाजवाद के आधार पे आगे देश को ले चलना चाहता था, उसमें नेहरू भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। इसलिए नेहरू ने उनके बारे में वो मेरे छोटे भाई हैं इसके रूप में लिखा था। वैसे कांग्रेस के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस का सिद्धांत था, उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत था हिंदू मुस्लिम एकता का, धर्मनिरपेक्षता का। और इस आधार पे उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के अंदर से
जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, एक तरफ हिंदू महासभा, आरएसएस तो चुनाव में तब भी भाग नहीं लेती थी, अब भी भाग नहीं लेती थी, चुनावी राजनीति के पीछे रह के वो उस समय भी काम करती थी। तो जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा, तो जो हिंदुत्व की विचारधारा के लोग थे और जो मुस्लिम लीग से जुड़ते थे, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें कांग्रेस के अंदर किसी भी पद में रहने से पूरी तौर से बंदी लगा दी। और ये नेताजी बोस थे जो अपने सिद्धांतों के कारण उन्होंने इस बात को सामने रखा, और वही कांग्रेस के अंदर जो रह के उन्होंने इन सिद्धांतों को लिया। उसमें मुख्य देखने की बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस की रचनाओं में हम कोट कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने लिखा है कि यहाँ जो एक तरफ से हिंदू राष्ट्रवादी दो मुख्य प्रचार करते हैं। एक प्रचार करते हैं कि आर्य यहाँ के मूल निवासी थे और ये मुसलमान और क्रिश्चियन विदेशी हैं, ये उनका एक प्रचार है। तो उसमें पहली जगह सुभाष चंद्र बोस जी लिखते हैं कि आर्यों के आने के पहले भी इस क्षेत्र में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की संस्कृतियाँ ये बहुत विकसित थी। तो इससे आरएसएस का वो सिद्धांत पूरी तौर से खारिज होता है जहाँ वो हिंदू राष्ट्र का दावा करते हैं कि आर्य, जिनको वो अपना पूर्वज मानते हैं, वो यहाँ सबसे पहले रहने वाले थे। नंबर एक। उनका दूसरा जो मतभेद था, जैसे हिंदू राष्ट्रवादी मुसलमानों को और अब क्रिश्चियंस को भी विदेशी मानते हैं, तो मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा कि मुसलमान जो यहाँ आए हैं वो यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, उन्होंने यहाँ की संस्कृति की बहुत सारी बातों को स्वीकार किया है और भारत की संस्कृति पर उन्होंने प्रभाव डाला है। तो ये दो चीज़ें सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा का मुख्य आधार थी। तो कांग्रेस से उनका मतभेद कैसे हुआ? जैसे मैंने बताया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ ब्रिटेन, दूसरी तरफ जर्मनी और जापान, ब्रिटेन उस अलायंस का भाग था जिसको एलाइज कहते थे, और जापान और जर्मनी ये एक्सिस पावर्स थे। तो सुभाष चंद्र बोस जापान से मिले, जापान के लोगों से मिले, जर्मनी में ये गए, और उनकी रणनीति थी कि इन लोगों से मिलकर वो ब्रिटेन को हराने में कोशिश करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल था, कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी, उसमें ख़ास तौर से सरदार पटेल ने इस बात का बहुत विरोध किया कि हमें विदेशी ताकतों से, जर्मनी और जापान से समझौता करना चाहिए। सरदार पटेल और पूरी कांग्रेस सेंट्रल कमेटी ये महात्मा गांधी के साथ थी कि यहाँ जन आंदोलन के माध्यम से ही हम अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे, हम जन आंदोलन छेड़ेंगे। और यही बात फिर 1942 में सामने आई, जब क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नाम पर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ। अब यहाँ दूसरी बात यह है कि जो हिंदू राष्ट्रवादी अपने आप को आज सुभाष चंद्र बोस के नज़दीक बताते हैं, उनके बारे में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से वो कई अफवाहें फैलाते हैं। यहाँ तक अफवाह फैलाई जाती है कि सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के सबसे बड़े पुरुष हैं और जिनकी विचारधारा को लेकर आरएसएस हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है वगैरह वगैरह, तो ऐसा कई बार अफवाह फैलाई जाती है कि उन्होंने ही सुभाष बोस को सलाह दी कि तुम जाओ और बाहर जाके सेना बनाओ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ो। अब ये बात विश्वसनीय क्यों नहीं लगती? ये बात विश्वसनीय इसलिए नहीं लगती कि एक तरफ तो सावरकर और ये लोग, इन्होंने 1942 में जो अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया, सावरकर बड़ी जोश से उन्होंने जाकर जगह जगह रिक्रूटमेंट सेंटर यहाँ के लगाए ताकि ब्रिटिश आर्मी ज़्यादा मजबूत हो सके। ये सावरकर का काम था। दूसरी तरफ से नेताजी बोस क्या कर रहे थे? उन्होंने सिंगापुर में जाके आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, और इंडियन नेशनल आर्मी के आधार पे, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, बहुत बड़े नाम थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की। अब ये बात कैसे समांतर हो सकती है? हिंदू महासभा के लोग अंग्रेज़ों की मदद कर रहे हैं, सुभाष बोस अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये खैर, ये इस प्रकार की अफवाहें बनाने में इनकी काफ़ी महारत है। तो ये एक इस प्रकार की
अफवाह को बनाते हैं। तो खैर, अब 1942 के साथ ही साथ हम जब देखते हैं कि जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज बनी, अब नेताजी बोस उसमें जब बनाते हैं तो 2-3 वाक़ये बताता हूँ कि कैसे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आदर करते थे। वो मानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन का एक बड़ा फोर्स है। तो पहले तो उन्होंने जब ये आर्मी बनाई तो आर्मी में बहुत सारी ब्रिगेड्स थी। 3 ब्रिगेड्स का नाम मैं आपको बताऊंगा। पहली ब्रिगेड का नाम था गांधी ब्रिगेड, दूसरे का नाम था नेहरू ब्रिगेड और तीसरे का नाम था मौलाना आज़ाद ब्रिगेड। तो देश की एकता को इस प्रकार से देखने वाले व्यक्ति का ज़रा सोचिए। और फिर उन्होंने उसी के साथ साथ महात्मा गांधी को पत्र लिखा, और याद रखिए उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। वो गांधी जी को राष्ट्रपिता कह रहे हैं और हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ से ट्रेंड हुआ एक व्यक्ति गांधी जी की हत्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इनके विचारों का पूरा पूरा विरोधाभास है। जहाँ तक हिंदू राष्ट्रवादी, मुस्लिम राष्ट्रवादी ये एक संकीर्ण राष्ट्रवाद को मानते थे, सुभाष चंद्र बोस समाजवाद में मानते थे। और उसी समाजवाद के आधार पे बाद में चलकर पंडित नेहरू ने यहाँ सरकारी उपक्रम, सरकारी सुविधाएं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, यूनिवर्सिटीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, नहरों में ये लगाए। और समाजवाद का मोटे तौर पे आज हम मतलब ले सकते हैं, जिसमें समाज सरकार के माध्यम से आम सुविधाओं को सामने रखता है। समाज के माध्यम से सरकार ऐसी चीज़ों में कदम उठाती है जो पब्लिक सेक्टर बने, जिसके आधार पे दूसरा सेक्टर बन सके। आज इस सरकार के आने के बाद हम क्या देख रहे हैं? एक तरफ शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण हो रहा है, स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण हो रहा है, और तीसरी तरफ से जो पब्लिक सेक्टर, जो सुविधाएं, हमारी रेलवेज़, हमारा एयरलाइंस और बाकी चीज़ें हैं, उनको सरेआम उद्योगपतियों के हाथ सौंपा जा रहा है। तो ये इन दोनों की विचारधारा में किसी प्रकार की समानता नहीं है। फिर सुभाष चंद्र बोस ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करते हैं, अपने रंगून से एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में राष्ट्रपिता को संबोधित करते हैं। और आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के पहले भी वो महात्मा गांधी को पत्र लिखकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं आप आशीर्वाद दीजिए कि हम भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में सफल हो जाएं। ऐसी उनकी एक जर्मनी से ब्रॉडकास्ट थी, और जर्मनी के ब्रॉडकास्ट में उन्होंने सांप्रदायिक ताकतें, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को बहुत लताड़ा। उन्होंने कहा आपकी जो नीतियां हैं उससे गरीब किसान को क्या फ़ायदा है, उससे मज़दूर को क्या फ़ायदा है, ये एक तौर पे उन्होंने कहा। और आज भी हम देख रहे हैं कि आज जो सरकार नीतियां चला रही है, सांप्रदायिक सरकार जो नीतियां चला रही है, उसमें किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं है। इतने सारे मजदूर लॉकडाउन में शहरों को छोड़ के जाना पड़ा, उनकी सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं है। लेबर रिफॉर्म के नाम पर मजदूरों की हालत और ख़राब की गई है। और सुभाष बोस बार बार लिखते हैं कि राष्ट्र की नीतियों में मजदूर और किसानों के हितों को सबसे सामने रखा जाना चाहिए। आगे भी वो कहते हैं, सुभाष बोस कहते हैं कि ब्रिटिश तो चले जाएंगे, ये सांप्रदायिक ताकतें, आप जो ब्रिटिश को मदद करेंगे आपका क्या होगा। इस प्रकार से उन्हें पूरा विश्वास था कि ये देश सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में नहीं जाएगा। पर दुर्भाग्यवश आज सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतें मौजूद हैं, भारत में हिंदू सांप्रदायिक ताकतें ज़्यादा शक्तिशाली हो रही हैं। तो ऐसे समय में मेरे ख्याल से सुभाष बोस के जो मूल्य थे, देश की स्वतंत्रता के, सरकारी सामाजिक सुविधाओं की, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और जो मोटे तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात जो उन्होंने कही, जो महात्मा गांधी का सबसे केंद्रीय सिद्धांत था, उन्होंने जो कही, वो बात आज बहुत बिखर रही है। इसलिए सुभाष बोस की जब हम याद करते हैं तो इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। पहला, हिंदू मुस्लिम यूनिटी; दूसरा, देश की आज़ादी, देश की मजबूती; तीसरा, वो सुविधाएं जो आम जनता को समाज की तरफ से मिलना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सस्ते दाम पर रोज़ के उपभोग की चीज़ें।
ये मेरे ख्याल से सुभाष बोस के जीवन से सीखने का हमें एक मौका है। हमें अंदर झांकना चाहिए और इन सिद्धांतों के आधार पे समाज आगे कैसे चलेगा उसका ख्याल करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज सांप्रदायिक ताकत बहुत मजबूत हो चुकी है और वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो अपने प्रोपोगेंडा के माध्यम से इतनी गलत प्रचार को समाज तक ले जा रही है। हमारा कर्तव्य है कि सुभाष बोस के सही सिद्धांतों को समाज के दूर दूर तक फैलाएं और लोगों को बताएं कि सांप्रदायिकता और सुभाष बोस के विचार एक दूसरे के पूरे विरोध में हैं। और ये भी बता दूं आपको, कांग्रेस से उस बात पर मतभेद होने पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया जाए, आज़ादी के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए, सुभाष बोस ने जब कांग्रेस छोड़ी, वैसे तो खैर वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, उन्होंने बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य सिद्धांत था समाजवाद। और यही फॉरवर्ड ब्लॉक बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के अलायंस में कई दशकों तक सरकार के शासन में थी। तो अंत में दोस्तों मैं आपसे अपील करूंगा कि ये झूठी अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं उनके सिद्धांतों के बारे में, उससे बचकर हमें सुभाष बोस को सही तरीके से याद रखना चाहिए। एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक महान शख्सियत के रूप में, जिनके सिद्धांतों की आज हमें बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।